जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग क्लास 11th के फिजिक्स का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये बात करेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं, इन्हें कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, यूनिट्स क्या होती हैं, इन्हें कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि यूनिट्स को हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, आखिरकार हमें इसकी ज़रूरत क्यों है। फिर जो हम लोग यूनिट बना रहे हैं उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। फिर हम लोग ये बात करेंगे लास्ट में कि अलग अलग जो सिस्टम यूज़ करते हैं हम लोग यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट करने के लिए, तो वो कितने टाइप के सिस्टम हैं, वो क्यों बने, वो सारी चीज़ें। तो चलिए शुरुआत करते हैं और ये जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग मेज़र कर पाएँ। जैसे उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए हमारे पास ये एक मार्कर है, तो हमने ये देखा कि इस मार्कर में अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी हैं। इस मार्कर की ये प्रॉपर्टी है जिसे हमें कुछ नया नाम देना होगा, तो हमने इस प्रॉपर्टी को नाम दे दिया लेंथ। फिर हमने ये देखा कि अगर इधर साइड देखा जाए तो यहाँ पे ये कुछ है और ये भी कुछ है, मतलब ये कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। जैसे हमारे बोर्ड को देखिए आप, बोर्ड हमारा कुछ ना कुछ जगह घेरता है। तो हमने किया क्या कि ये एक प्रॉपर्टी है और दूसरी ये है, और जबकि सेम ही है, इसको हम लोग जैसे मापेंगे, मेज़र करेंगे, ठीक उसी प्रकार इस प्रॉपर्टी को भी मेज़र किया जा सकता है। तो हमने ये देखा कि ये जो प्रॉपर्टी नई निकल के आई है ये बोर्ड का एरिया कहला गया। फिर हमने ये देखा कि अगर इस मार्कर को हाथ पे रख दिया जाए तो ये हमारे हाथ पे नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है, मतलब इस मार्कर में कुछ नई प्रॉपर्टी भी है, उसको हमने एक अलग सा नाम दे दिया मास। फिर हमने ये देखा कि अभी ये थोड़ा सा गर्म लग रहा है, ठीक है। अगर इसको फ्रिज में रख दिया जाए, फिर इसको हम लोग बाद में छू के देखेंगे तो हमें ये ठंडा लगेगा, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ नया था, नई प्रॉपर्टी थी, हमने उसको नाम दे दिया था टेम्परेचर। हमने क्या देखा कि अलग अलग ऑब्जेक्ट में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। जैसे मार्कर की बात करें तो मार्कर में ये प्रॉपर्टी हो गई, इसको हमने नाम दे दिया लेंथ। ये प्रॉपर्टी कहला गई, इसको हमने नाम दे दिया एरिया। ये पूरा का पूरा अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा जगह घेरेगा, जितनी भी जगह घेरे तो वो कहला जाता है इसका वॉल्यूम, है ना। इसकी पूरी मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, इस सबको जोड़ देंगे तो इसको अगर हाथ पे रख दिया जाए तो ये नीचे प्रेशर लगा रहे हैं हाथ पे, तो इसके पास अलग प्रॉपर्टी है, हमने इसको नाम दे दिया मास। अलग अलग ऑब्जेक्ट के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई व्यक्ति आता है, तो उस व्यक्ति की ये कुछ ना कुछ हाइट होगी, कितना लंबा है व्यक्ति, वो बताने के लिए हम लोगों ने एक अलग देखा कि उसकी ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहला जाती है, लंबाई है उसकी। फिर हमने ये देखा कि कोई व्यक्ति अगर पतला है तो कहीं पे बैठने के लिए कम जगह घेरेगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अच्छा खासा मोटा है, वो इतना बड़ा पेट है उसका, तो वो ज़्यादा जगह घेरेगा। वास्तविकता है ये। तो अगर पतला व्यक्ति है मतलब उसके पास एक नई प्रॉपर्टी है, और जो मोटा व्यक्ति है उसके पास कुछ नई प्रॉपर्टी है ना, तभी तो वो दोनों अलग अलग जगह घेर रहे हैं। तो हमने ये देखा कि पतले वाले व्यक्ति का वॉल्यूम थोड़ा कम है, कम जगह इसीलिए घेर रहा है, लेकिन वो जो मोटा है उसका थोड़ा वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए वो ज़्यादा जगह घेरेगा। फिर हमने ये देखा कि वो व्यक्ति उदास है, ठीक है। वो व्यक्ति जो आया है हमारे पास उदास भी है, उसकी बीवी भाग गई है, तो वो जो व्यक्ति है उदास है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि कितना उदास है, ठीक है। ये भी तो बताना होगा ना कि कितना उदास है। तो हम लोग उदासी को नहीं बता सकते हैं कि ये 5 उदास है, 6 उदास है, 10 दुखी है, ऐसा नहीं बता सकते। या फिर ये नहीं बता सकते कि वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करता था, ठीक है। तो ऐसे इसे भी मेज़र नहीं किया जा सकता है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती है जिसे हम लोग मेज़र कर पाएंगे। जैसे उस व्यक्ति की लेंथ मेज़र कर पा रहे थे, उसका वॉल्यूम मेज़र कर पा रहे थे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी ऐसी भी है जिसे हम लोग मेज़र नहीं कर पा रहे थे। वो कितना उदास है, वो कितना खुश है, वो किसी से कितना प्रेम करता है, ये सारी चीज़ें। तो उस व्यक्ति की वो प्रॉपर्टी जिसे हम लोग मेज़र कर पाएंगे, जैसे लेंथ, मास, वॉल्यूम, तो उनको बोल देंगे फिजिकल क्वांटिटी। लेकिन जो क्वांटिटीज़ हम लोग मेज़र नहीं कर पा रहे हैं, कितना उदास है, कितना खुशी है, कितना दुखी है, तो वो फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं कहलाएंगी। फिजिकल क्वांटिटीज़ हम लोग उन्हें ही बोलेंगे जिन्हें हम लोग मेज़र कर पाएँ।
तो देखिए क्या लिखेंगे आप डेफिनेशन, फिजिकल क्वांटिटी इज प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग मेजर कर पाएँ। एग्जाम्पल लिखा गया है लेंथ, मास, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इसे हम लोग मेजर कर पाएंगे कि इस मार्कर की लेंथ कितनी है, इस मार्कर का मास कितना है, टाइम कितना लगा यहाँ से वहाँ तक जाने में, ऐसा स्पीड कितनी है, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी हमने बताया कि हम किसी की हैप्पीनेस नहीं माप सकते कि कितना हैप्पी है, सैडनेस नहीं माप सकते, कोई किसी से कितना प्रेम कर सकता है वो नहीं माप सकते। तो ये प्रॉपर्टीज़ फिर फिजिकल क्वांटिटी में नहीं आएंगी। अब हमें अगर यहाँ से देखा जाए तो हमें ये पता चलेगा कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती हैं। जैसे लेंथ, इस मार्कर की लेंथ पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, इसकी लेंथ बाकी पे डिपेंड नहीं करती है कि इसका मास कितना है, इसकी डेंसिटी कितनी है, वो सारी चीज़ें। ठीक उसी प्रकार इसका मास भी है, इसका मास इसके लंबाई पे डिपेंड नहीं करता है, किस टाइम पे हम लोग मेज़र कर रहे हैं वो डिपेंड नहीं करता है, इसका टेम्परेचर कितना है वो डिपेंड नहीं करता है, ये किस स्पीड से मूव कर रहा है वो डिपेंड नहीं करता है। तो हमने क्या पाया कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर बात की जाए स्पीड की तो देखिए स्पीड बराबर कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस एक लेंथ ही है तो उसकी जगह हमने लेंथ लिख दिया अपॉन टाइम। तो अगर हमें स्पीड बतानी है तो दो फिजिकल क्वांटिटीज चाहिए, लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए। अगर लेंथ मिल जाए और टाइम मिल जाए तो हम लोग स्पीड डिफाइन कर लेंगे। तो स्पीड एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे लेंथ और टाइम को मिला के बनाया जा सकता है। उसी प्रकार आप वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। अगर 3 बार लेंथ को मिला दिया जाए तो वॉल्यूम बन जाता है। तो ये भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसे ये जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं उनकी हेल्प से बनाई जा सकती है। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं और कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जिन्हें हम लोग उन इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ को मिला के बना सकते हैं। तो हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, पहला फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ कहला जाएंगी? किसी भी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो, उन्हें बताने के लिए किसी और प्रॉपर्टी का सहारा ना लेना पड़े, तो उन्हें बोल दिया जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़। इनकी टोटल संख्या 7 है। जब हम लोग एसआई सिस्टम की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ ऐड कर दी जाती हैं, लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 ही हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये किसी भी ऑब्जेक्ट की ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होती हैं। टोटल कितनी हैं? 7। दूसरी प्रकार की दूसरे टाइप की क्वांटिटीज़ कौन सी हैं? डेराइव्ड क्वांटिटीज़। डेराइव्ड क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ कहलाती हैं जिन्हें हम लोग फंडामेंटल की हेल्प से बना सकें, जैसे स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, फोर्स, और भी बहुत सारी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ हम लोग बात करेंगे, बहुत सारी हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी हो गई? टोटल 7, और डेराइव्ड इनका पता नहीं, बहुत सारी हैं। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, ये जितनी बार फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनका हम लोग मेज़रमेंट करेंगे। जैसे हमें ये तो बताना पड़ेगा ना कि ये मार्कर कितना लंबा है, ये मार्कर कितना भारी है, इसका कितना मास है, कोई व्यक्ति कितना लंबा है, उसका वॉल्यूम कितना है, वो सारी चीज़ें। तो ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट। अगर मान लीजिए हम दुकानदार के पास जाते हैं, उससे हमें आलू लेना है, तो कुछ तो बताना पड़ेगा कि 5 किलो आलू लेना है, 10 किलो आलू लेना है। सिर्फ और सिर्फ नंबर से काम नहीं चलने वाला है। अगर मैं दुकानदार के पास जाता हूँ और बोलता हूँ उससे कि मुझे 10 आलू चाहिए, तो वो 10 कितना? किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल। तो अगर मैं यूनिट यूज़ कर लेता हूँ 10 के बाद कि 10 किलोग्राम चाहिए, 10 ग्राम चाहिए, तो वो आसानी से समझ जाएगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पूरी तरीके से बताने के लिए, उसकी क्वांटिटी बताने के लिए कि उस फिजिकल क्वांटिटी जो है उसकी क्वांटिटी कितनी है, ये बताने के लिए हम यूज़ करते हैं यूनिट,
जो दुकानदारों के पास होता है, जैसे इतना बड़ा बाट होता है मास नापने के लिए, तो वही कहला जाता है यूनिट। अब अगर हम लोग मीटर की बात करें तो कपड़ा लेने जाइए आप दुकानदार के पास, तो इतनी बड़ी उसके पास छड़ रहती है, वही कहला जाता है यूनिट। अगर हम लोग 5 मीटर कपड़ा लेना चाहते हैं तो दुकानदार क्या करेगा, इस मीटर को वो 5 बार रिपीट करेगा और जितना लेंथ निकल के आ जाएगा उस लेंथ का कपड़ा आपको दे देगा। वही ठीक सब्जी वाला भी करता है। आप 10 किलो आलू लेने जाइए, वो करेगा क्या, वो जो उसके पास बाट रहता है उसी को वो 10 बार रिपीट कर देगा और वो आलू हमें दे देगा। तो यूनिट क्या कहलाई, जो दुकानदार यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड इतना बड़ा बाट और इतनी बड़ी छड़, तो वही कहला जाती है यूनिट। यूनिट में अगर हम लोग नंबर लगा दें, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें बतानी है कि हम लोग इस मात्रा में लेना चाहते हैं, तो 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई हमें नंबर बताना पड़ता है कि 2, 5, और उसके बाद फिर हमें यूनिट भी लगानी पड़ती है कि किलोग्राम देना है, ग्राम देना है, ऐसी सारी चीज़ें। तो हमने ये जाना कि यूनिट्स हम लोग बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर हमें बताना है कि वो किस क्वांटिटी में है, ये बताने के लिए हम लोग यूनिट का यूज़ करेंगे। तो जो हम लोग यूनिट बनाने वाले हैं, जैसे हम लोगों ने इतना बड़ा बाट बनाया है, तो आखिरकार उतना ही बड़ा क्यों बनाया है, हम तो फ्री थे बनाने के लिए। इतना बड़ा लोहे का बाट बना सकते थे या फिर और अच्छा खासा बड़ा बना सकते थे। हम लोग जो मीटर की छड़ बनाए हैं उसको इतना बड़ा ना करके इतनी छोटी कर सकते थे, या फिर घर के बराबर छड़ बना सकते थे। तो ऐसा हम लोगों ने नहीं किया। उसका रीज़न समझिए आप। जो हम लोग प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, जो यूनिट बनाने वाले हैं, यूनिट की प्रॉपर्टीज़ कुछ इस प्रकार होनी चाहिए कि मस्ट हैव प्रैक्टिकल साइज एंड सुटेबल साइज़। जो हम लोग बाट बनाएंगे, जैसे मास के लिए हम लोग बाट बनाने वाले हैं, तो हम लोग बाट जो बनाएंगे वो प्रैक्टिकल साइज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने अच्छा खासा बड़ा सा बना दिया, अब उसको दूसरी जगह नहीं ले जा पा रहे हैं हम लोग। सुटेबल साइज का होना चाहिए और साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल साइज का होना चाहिए। प्रैक्टिकल साइज का मतलब ये कि हमने ये देखा कि हम लोग रोज़ाना जीवन में सब्जी वगैरह खरीदते हैं, दाल चावल वगैरह खरीदते हैं, तो इनकी क्वांटिटी कम होती है, 10 किलो 5 किलो ऐसा खरीदते हैं। तो हम लोग किलो को इतना बड़ा बनाए हैं। तो अगर दुकानदार के पास जाते हैं, उससे बोलते हैं कि 3 किलो हमें सब्जी चाहिए, तो वो 3 बार रिपीट कर देता है। लेकिन अगर हम लोग बहुत बड़ा बना देते तो फिर उसमें घाटा हो जाता, एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा पाते। और अगर हम लोग बहुत छोटा बना देते, इतना बड़ा ग्राम बना देते और उससे बोलते 2 किलो तौल दो, तो हो गया, वो तौलते रहता। तो ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। दूसरी क्या है प्रॉपर्टी यूनिट की, कि इजिली रिप्रोड्यूसिबल। वो जो हम लोग यूनिट बनाएंगे, इतनी बड़ी छड़ बनाने वाले हैं या फिर वाट जो बनाने वाले हैं, वो कैसा होना चाहिए, इजिली रिप्रोड्यूसिबल होना चाहिए। उसको आसानी से हम लोग बना सके। मान लीजिए अगर हम लोग एक ठो कहीं से जुगाड़ करके बना लिया कि इतना बड़ा 1 मीटर कहलाता है, इतनी बड़ी छड़, अब उसको हम लोग डुप्लीकेट ही नहीं बना पा रहे हैं उसका, तो फिर से लफड़ा हो गया, क्योंकि एक ठो छड़ बनाने से थोड़ी काम चलेगा। अलग अलग जगह हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा, जिससे वहाँ के लोग भी यूज़ कर पाएँ। तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि शुड नॉट चेंज विथ टाइम। वो जो हम लोग यूनिट बनाएंगे, जैसे हमने छड़ ही बनाया, इतना बड़ा 1 मीटर का बना दिया, वो टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कि अगर हमने अभी आज इतना 1 मीटर की जो छड़ है इतनी बड़ी बना दी, अब ये टाइम के साथ वेरी कर गई, 5 साल बाद इसका जो आकार है, साइज़ है, वो थोड़ा सा बढ़ गया, 2 इंच बढ़ गया, तो फिर इससे लफड़ा हो जाएगा। फिर से हम लोग 5 साल बाद चिल्लाएंगे कि नहीं भाई इसको बदलो, पहले जो हमने बनाया था वो छोटी छड़ थी, अब बड़ी हो गई है, तो फिर से ये प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और चौथी प्रॉपर्टी ये कहती है कि मस्ट नॉट चेंज अंडर फिजिकल कंडीशन। जो हमारा यूनिट है वो फिजिकल कंडीशन पे चेंज नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हमने अभी यहाँ पे 1 मीटर की छड़ इतनी बड़ी बना दी, दूसरे स्टेट में ले जाते उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया है, क्योंकि अलग अलग स्टेट पे, अलग अलग प्लेस पे टेम्परेचर अलग रहता है, प्रेशर अलग रहता है। तो जो हम लोग यूनिट बनाने वाले हैं वो ऐसा बनाएंगे कि उस पर टेम्परेचर का प्रभाव ना पड़े, फिजिकल कंडीशन का प्रभाव ना पड़े। तो हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज़ देख ली कि वो सुटेबल साइज़ का होना चाहिए, प्रैक्टिकल उसका साइज़ होना चाहिए, उसे आसानी से बनाया जा सके, उसका हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकें, टाइम के अनुसार वो वेरी नहीं करना चाहिए, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि अंडर फिजिकल कंडीशन वो चेंज नहीं करना चाहिए। तो आइए अब हम लोग ये बात कर लेते हैं
कि यूनिट्स को कितने पार्ट्स में ब्रेक किया गया है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट्स के ऊपर। तो अभी हमने ये सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट्स में ब्रेक किया गया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और दूसरा डिराइव्ड क्वांटिटीज़। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट बनाई गई हैं उन्हें हमने नाम दे दिया फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट बनाई गई उनको फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट बनाई गई उन्हें हमने नाम दे दिया डिराइव्ड यूनिट्स। तो यूनिट्स कितने टाइप के हुए? दो टाइप के, फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट है उन्हें फंडामेंटल यूनिट्स, और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट है उन्हें डिराइव्ड यूनिट्स। अब हम लोग एक चार्ट देख रहे हैं, चार्ट देखने वाले हैं जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके यूनिट्स क्या क्या हैं और उनका सिंबल क्या क्या है, ये पढ़ने वाले हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? 7। 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जुड़ जाती हैं, हम लोग उसका भी सिंबल वगैरह देख लेंगे। तो लेंथ का सिंबल फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ, लेंथ का यूनिट कहला जाता है मीटर, और उसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे। दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटी मास, उसका यूनिट है किलोग्राम, और उसको हम लोग kg से डिनोट करेंगे। टाइम, उसका यूनिट है सेकंड, उसे हम लोग स्मॉल s से डिनोट करेंगे। टेम्परेचर, उसका यूनिट है केल्विन, उसको हम लोग कैपिटल K से डिनोट करेंगे। इलेक्ट्रिक करंट यूनिट एम्पियर, और उसको हम लोग स्मॉल कैपिटल A से डिनोट करने वाले हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, उसको हम लोग मोल से, उसकी इकाई है मोल, और सिंबल है MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये तीव्रता बताती है कि कोई भी प्रकाश किस तीव्र गति से निकल रहा है, कितना इंटेंस है। उसकी यूनिट है कैंडेला, और उसको हम लोग CD से डिनोट करते हैं। 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये SI सिस्टम जब आया था वहाँ पे जुड़ गई थी। पहला प्लेन एंगल और दूसरा सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल को हम लोग रेडियन में मापते हैं, उसका सिंबल है RAD, और सॉलिड एंगल को हम लोग स्टेरेडियन में मापते हैं, उसका सिंबल है SR। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पूरे के पूरे सिंबल स्मॉल में हैं सिवाय K और A के। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सिंबल हम लोग किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं उन्हें हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है, उनका पहला अक्षर। लेकिन जो बाकी की फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो सिंबल यूज़ करेंगे हम लोग, उनको हमेशा स्मॉल में लिखना है। जैसे स्मॉल m हो गया, स्मॉल kg हो गया, s हो गया, मोल, CD, रेड और स्टेरेडियन, ये सारी चीज़ें सब कुछ स्मॉल में ही है। चाहे पहला वर्ड आप देखें, चाहे फिर बीच का या फिर लास्ट का वर्ड देखें। लेकिन केल्विन साइंटिस्ट का नाम था, एम्पियर साइंटिस्ट का नाम था, इसलिए हम लोग कैपिटल में यूज़ कर रहे हैं। आपकी बुक में ये डिफिनेशन दी गई है कि 1 मीटर कितना होता है, किलोग्राम कितना होता है, 1 सेकंड कितना होता है। ये पूरी की पूरी डेफिनेशन है इन सब की कि 1 कैंडेला कितना होता है। तो इन सब को एक बार अपनी बुक से रीड कर लेना है, मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी बात करेंगे कि 1 रेडियन कितना होता है, स्टेरेडियन कितना होता है, प्लेन एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल क्या होता है। चलिए अब वीडियो के अंत में ये बात कर लेते हैं कि जो हम लोग अलग अलग सिस्टम यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, वो कौन कौन से हैं। अब हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ने वाले हैं। आपने सुना होगा कि कई बार हम लोग लंबाई को मीटर में बताते हैं, फुट में बताते हैं, सेंटीमीटर में बताते हैं। तो ये जो हम लोग लंबाई को मापने के लिए, बताने के लिए अलग अलग यूनिट यूज़ कर रहे हैं, इन्हीं को हमने अलग अलग कैटेगरी बना के रख दिया है और इनको बोला जाता है सिस्टम। तो सिस्टम बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, FPS, CGS, और एक होता है MKS, और लास्ट वाला होता है SI। तो ये आए कैसे, वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं पहले। अगर देखा जाए तो 1900 सन के पहले, 1900 के पहले हम लोग कम्युनिकेट इतना ज़्यादा नहीं कर पाते थे, क्योंकि मोबाइल वगैरह नहीं हुआ करता था, तब लैपटॉप नहीं था, वो तो सब कुछ आज आ गया है। लेकिन पहले इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो होता क्या था कि अलग अलग देश के साइंटिस्ट वहाँ के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से यूनिट बना लिया करते थे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेज़र करने के लिए।
जैसे ब्रिटिश वाले लेंथ को फुट में मापा करते थे, मास को पाउंड पे मापा करते थे, टाइम को सेकंड में मापते थे। आज भी वहाँ चले जाओ तो ब्रिटिश वाले फुट में ही बताते हैं लेंथ को, या फिर वज़न को वो पाउंड में हमेशा नापते हैं कि उनका इतना पाउंड वज़न है, वो सारी चीज़ें। तो क्या हो रहा है कि लेंथ को हम लोग फुट में बता रहे हैं, मास को पाउंड पे, सेकंड को, टाइम को सेकंड पे। तो हमने इसको अलग सा सिस्टम बना दिया है कि ये लोग FPS सिस्टम यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करने के लिए। वहीं फ्रांस में अगर देखा जाए तो वो लोग लेंथ को मापने के लिए सेंटीमीटर यूज़ किया करते थे, मास को मापने के लिए ग्राम और टाइम को मापने के लिए सेकंड। तो हमने इसको अलग सिस्टम में रख दिया और इसको नाम दिया CGS सिस्टम। इसमें क्या हो रहा है, इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। मतलब लेंथ को सेंटीमीटर, ग्राम को, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। वहीं इंडिया वालों को देखो, इंडिया वाले पहले से ही लेंथ के लिए मीटर यूज़ कर रहे हैं, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। तो हमने इसको अलग सिस्टम में रख दिया, उसको बोल दिया MKS सिस्टम। अब होता क्या है कि जब धीरे धीरे कम्युनिकेशन सिस्टम स्ट्रांग होता है, हम लोग एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, तो बड़ी दिक्कत आने लगी। जैसे अगर हम लोग इसकी बात करें, ब्रिटिश वालों से मान लीजिए कुछ सामान लेना है, तो हम लोग किस में जान रहे हैं चीज़ों को, मीटर में जानते हैं, किलोग्राम जानते हैं, सेकंड जानते हैं कि इतने किलोग्राम आलू है। लेकिन वो लोग क्या जानते हैं, पाउंड में जानते हैं कि इतने किलो टमाटर है, इतने पाउंड आलू है, वो सारी चीज़ें। तो हमने किया क्या, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ करती थी। इनसे ले रहे हैं तो ये कुछ और बता रहे हैं, इनसे ले रहे हैं तो ये ग्राम में बता रहे हैं, सेंटीमीटर बता रहे हैं। ये सब कुछ हटा के हम लोगों ने किया क्या, एक अलग सा सिस्टम बना दिया जिसको हमने बोला SI सिस्टम। SI सिस्टम में होता क्या है कि अगर हम लोगों को दूसरे देश से सामान लेना है, जैसे ब्रिटिश वालों से लेना है, तो जब हम लोग ब्रिटिश वालों से सामान लेंगे तो पाउंड पे बात नहीं करेंगे या फिर फुट पे बात नहीं करेंगे, SI सिस्टम में जो यूनिट लाई गई हैं उन पे बात करेंगे। तो अच्छा खासा हो गया कि तुम अपने देश में जितना जो यूनिट यूज़ करते हो यूज़ करते रहो, हम अपने देश में जो यूनिट यूज़ करते हैं यूज़ करते रहें। लेकिन जब हम लोग आपस में कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ से वहाँ सामान भेजेंगे या फिर वहाँ से यहाँ सामान आएगा, तो फिर हम लोग करेंगे क्या, SI सिस्टम में नापेंगे उसको। और SI सिस्टम कैसे बनाया गया है, तो MKS को ही मिला के बना दिया गया है। MKS में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बदला गया है, बाकी वही है। जैसे हम लोग MKS में करते क्या हैं, लेंथ को मीटर में मापते हैं, मास को किलोग्राम में मापते हैं, सेकंड, टाइम को सेकंड में मापते हैं। वही हम लोग SI में यूज़ करते हैं कि जब हमें एक देश से दूसरे देश में सामान लेना होगा तो हम लोग MKS सिस्टम का यूज़ करेंगे। मतलब लंबाई को मीटर में बात करेंगे, मास को किलोग्राम में नापेंगे, टाइम को सेकंड में मापेंगे, ऐसी सारी चीज़ें। तो SI क्यों लाया गया, इसको लाने के फ़ायदे क्या क्या थे, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक पढ़ाई करते रहें। आशा है कि आपको इस छोटे से वीडियो में काफ़ी कुछ मदद मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।